ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस ज़्यादातर लोग टैक्स सेविंग की जगह पर टैक्स इवेजन की गलती करते हैं और इसी की वजह से उन्हें आ जाता है डिपार्टमेंट से नोटिस। तो आपको एक स्मार्ट टैक्स पेयर बनने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको टैक्स प्लानिंग समझने की ज़रूरत है। टैक्स प्लानिंग ना ही आपका टैक्स बचाती है पर साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करती है और आपके रिटायरमेंट प्लान्स को भी रेडी करती है। सो नो मोर क्राइम इन दिस टैक्स सीजन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम टैक्स प्लानिंग को कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स को कैसे अवेल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मेरा नाम है सुरभि एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वन मोर चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। अब टैक्स प्लानिंग समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में गवर्नमेंट ने हमें दो ऑप्शन दिए हैं, दो बेनिफिट दिए हैं एक तरीके से, कि हमारे पास एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में क्या है, आप जितने भी आपके डिडक्शंस हैं उसे क्लेम कर सकते हैं, एग्जम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हाउस होम लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं तो इस केस में आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24B। आप उसे क्लेम कर सकते हैं अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। बट इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको यहाँ पे जो भी टैक्स स्लैब रेट्स हैं उसे रिड्यूस कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपका जो टैक्स का लाइबिलिटी है वो फॉल करता है अंडर 7.5 लाख टू 10 लाख के केस में, तो वहाँ पे ओल्ड टैक्स के हिसाब से 20% का टैक्स रेट लगता है। बट इन केस ऑफ न्यू टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे 15% का रेट लगेगा, मतलब 5% का आपको डिडक्शन मिल गया सीधे सीधे। तो अब आप ये सोचेंगे कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है ज़्यादा, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करना ज़रूरी है कि आप डिडक्शन लेते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है, और अगर आप विदाउट डिडक्शन जाते हैं न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में तो आपकी लायबिलिटी कितनी राइज होती है। तो अगर आपको इसे ब्रीफली समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी जो टैक्स स्लैब लायबिलिटी आती है वो हाईएस्ट स्लैब रेट में आती है, तो फिर और आपके पास जो डिडक्शंस हैं वो ज़्यादा हैं। इन केस ऑफ रेंट आप ज़्यादा दे रहे हैं या फिर आप डोनेशन कर चुके हैं या डोनेशन करेंगे, या फिर आपके पास मेडिक्लेम है, लाइफ इंश्योरेंस है, आपने इन्वेस्ट करके रखा है बहुत सारे स्कीम्स में, पीएफ में इन्वेस्ट करके रखा है, पीपीएफ में है, तो फिर उस केस में आपको जाना चाहिए ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में। सो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जितने भी आप सर्विस सेक्टर वाले होते हैं, जो लोग सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए एक बेनिफिट और है कि वो लोग मान लीजिए आप इस ईयर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर इसे चेंज कर सकते हैं, आप स्वैप कर सकते हैं। बट बिजनेस क्लास के लिए ये अवेलेबल नहीं है, तो चूज वाइजली फॉर बिजनेस क्लास। तो अब बात करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं अगर आप इन दोनों स्कीम्स में जाते हैं। तो मान लीजिए आप न्यू टैक्स में जाते हैं, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया आप आप डिडक्शंस को और एग्जाम्पशंस को क्लेम नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे भी एक एग्जाम्पशन दिया गया है कि आप जो इन्वेस्ट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है अंडर सेक्शन 80CC-D-2 में, वहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाता है। जो भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है स्कीम में उसका 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय। अब सैलरी का मतलब यहाँ पे है बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं एज एन डिडक्शन, एंड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये होता है 14% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे आपका डिडक्शन है, मतलब टैक्स बेनिफिट तो है ही, पर साथ ही साथ आपको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, क्योंकि जो इसका रिटर्न होता है वो मिलता है आपको अराउंड 12 to 14%, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है आपके लिए। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है आपके लिए। अब अगर आप जाते हैं ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में तो वहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शंस है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी बचा सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है 80C का, 80CC का और 80CC-D। इन तीनों का जो कैपिंग की गई है वो है 1,50,000 की। इसमें बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू ELSS स्कीम
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जिसमें आपका डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, जहाँ पे आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं अप टू 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C। और इसमें जो इंटरेस्ट का रिटर्न है वो भी बहुत अच्छा है, अराउंड 15 to 18% आपको रिटर्न मिल जाता है, और लॉक इन पीरियड भी बहुत कम है, 3 years का ही है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे PPF, मोस्ट पॉपुलर स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग स्कीम है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग तो करेंगे ही करेंगे, प्लस इन्वेस्टमेंट बेनिफिट मिल जाता है, 7 to 8% का आपको रिटर्न मिलता है, और लॉक इन पीरियड होता है इसका 15 years का। बेसिकली आपको जो इनका इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे, जो रिटर्न मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है, तो ये प्लस डबल बेनिफिट है आपके लिए। तो और इसका जो भी डिडक्शन है वो भी मैक्सिमम है 1,50,000 का। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए डबल फायदा है, टैक्सेशन का भी और इन्वेस्टमेंट का भी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब ये फिक्स्ड इनकम टैक्स की सेविंग इन्वेस्टमेंट है, जिसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको 7 to 8% तक का रिटर्न मिलता है, और इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 5 years का ही है। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। मेरे हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस आपको ऐसे लेना चाहिए जो कि आपकी लाइफ का कवरेज दे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आप ये जो स्कीम्स हैं इन पर भी कर सकते हैं, तो लाइफ कवरेज इज बेटर। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जहाँ पे आपको प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा, और आपका जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो भी टैक्स फ्री रहेगा, और मैक्सिमम जो कैपिंग है वो 1,50,000 की ही है। अब आती है यहाँ पे ट्यूशन फी की। अगर आपके बच्चे हैं जिनका एजुकेशन चल रहा है, तो फुल टाइम ट्यूशन फ़ी जो होती है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। अप टू 2 child ये एग्जाम्पशन मिलता है। अब बात आती है होम लोन की। होम लोन के केस में आपके पास होते हैं 2 एस्पेक्ट। यहाँ पे पहला होता है प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट, जो कि कवर होता है अंडर सेक्शन 80C। इसमें आपको अराउंड 1,50,000 का मैक्सिमम कैपिंग है, एंड इन केस ऑफ इंटरेस्ट एस्पेक्ट ये कवर होता है अंडर सेक्शन 24B। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आता है ये। इस केस में आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट जो है उसका अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक और नई स्कीम डेवलप की है, एक और नया सेक्शन डेवलप किया है, जिसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो है 80EEA। यहाँ पे आपको डिडक्शन दिया जाता है अंडर द स्कीम ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल, एक घर सबके लिए। इस योजना में इसमें एक बेनिफिट है कि आप अगर लो कॉस्ट हाउसिंग लोन फाइनेंस करवाते हैं बैंक से, स्पेसिफाइड बैंक से और स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो फिर आपको इंटरेस्ट के रीपेमेंट पे जो इंटरेस्ट अमाउंट आप पे करते हैं उस पर 1,50,000 एक्स्ट्रा का डिडक्शन मिलता है। मतलब जो 24B में मिलता है उसके साथ साथ आपको 1,50,000 और मिलता है, जो कि टोटल हो जाएगा 3.5 लाख का। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहली तो ये है कि आपकी जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है, स्टैम्प ड्यूटीज की जो टोटल आती है वो 45 लाख से कम होनी चाहिए, और आप लोन लेंगे स्पेसिफाइड बैंक से, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि आप लेंगे 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक, और आप एक सिंगल हाउस ओन करते हैं यहाँ पे SOP में, तो ही आपके लिए ये डिडक्शंस अवेलेबल होंगे अंडर 80EEA। अब बात करते हैं मेडिक्लेम की, हेल्थ इंश्योरेंस की, अंडर सेक्शन 80D। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, और आपकी एज जो है वो 60 ईयर्स से कम है, तो आप 25,000 तक का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 60 से अबव होती है तो आपको 50,000 का डिडक्शन मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप अपने पेरेंट्स का, अपने फादर मदर दोनों का करवाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपके पे डिपेंडेंट है और उनकी एज 60 ईयर्स से कम है, तो 25,000 का आपका यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, और अगर 60 से प्लस है तो 50,000 का मिलता है। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में अंडर सेक्शन 80E।
अगर आप फर्दर एजुकेशन के लिए कोई लोन लेते हैं अपने लिए या आपके स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो इस केस में आपको एक और यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाता है और एक छूट मिलती है टैक्स में। अगर आप उसका इंटरेस्ट पे ऑफ करते हैं तो उसमें आपको डिडक्शन मिलता है आपके इनकम में, और वो जो डिडक्शन है आप उसे क्लेम कर सकते हैं अप टू 8 ईयर्स और टिल द डेट आपका जो इंटरेस्ट रीपे होगा, विच एवर इज अर्लियर। मतलब कि 8 साल मिलेंगे या फिर द डेट अप टू योर इंटरेस्ट इज फुल्ली रीपेड, विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे आता है सेविंग इंटरेस्ट की बात। 80TTA में अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप सीनियर सिटीजन नहीं है, मतलब आप 60 से कम हैं, तो उस केस में आपका जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है वो 10,000 से कम होता है। तो उस केस में आपको ये डिडक्शन है एक तरीके का कि वो इंक्लूडेड नहीं होता है आपकी टोटल इनकम पे, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। उसे अदर इनकम कंसिडर करके उसे पहले एड ऑन किया जाता है, और अगर वो फिर 10,000 से कम होता है तो उसे अंडर सेक्शन इन केस ऑफ डिडक्शन आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। मतलब 10,000 से कम है तो डिडक्शन है अवेलेबल, अगर 10,000 से ज़्यादा है तो फिर आपका टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। सेम गोज विथ सीनियर सिटीजन। यहाँ पे अमाउंट थोड़ा हाई है, 50,000 तक का अगर आपका एसबी इंटरेस्ट है तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, पहले उसे ट्रीट किया जाएगा एज अदर सोर्स इनकम। अब बात करते हैं डोनेशन की। अब जैसे कि यहाँ पे महामारी चल रही है कोरोना की, हर जगह कोरोना फैला हुआ है, काफ़ी सारे लोग डोनेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तब आपने डोनेशन किया है, चैरिटी की है किसी इंस्टीट्यूशन को, स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को, ट्रस्ट को, तो इस केस में आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। आप इसको इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेनिफिट है आपको अप टू 50% टू 100% ऑफ डोनेटेड अमाउंट मिलता है। अब यहाँ पे एक बात नोट करनी है आपको कि जो आपका डोनेशन है वो कैश में एक्सीड नहीं करना चाहिए 2000, मतलब कि इसकी कैश की जो लिमिट है वो 2000 तक की है। आप अदर देन कैश मोड कितना भी अमाउंट का कर सकते हैं और फिर उसके बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलता है। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी की। अगर आपको किसी डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप्ड है या मेंटल इलनेस है तो उस केस में आपको 80U के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको नियर अबाउट 75,000 का डिडक्शन मिलता है, और अगर आपका सीवियर इलनेस है तो फिर आपको 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। आई होप आपने इस वीडियो की वजह से प्रॉपर प्लानिंग ऑफ टैक्स समझा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर पाएंगे इन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, आपको कितना मेडिक्लेम में करना है, कितना इंश्योरेंस में करना है, कितना आपको हाउस रिपेमेंट में मिलेगा, होम लोन के इंटरेस्ट के केस में या फिर होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के रिपेमेंट के केस में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, ये आप एनालिसिस कर पाएंगे और इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके, नॉलेज ले सके। और ये जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है नीचे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हिट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।